नमस्कार दोस्तों, 16 मार्च 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस द हिंदू करंट अफेयर्स डेली पीआईबी न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ की आज सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली न्यूज है क्वाड लीडर्स फॉर ओपन फ्री इंडो पैसिफिक। रिसेंटली आपको पता है कि एक वर्चुअल समिट हुई थी 4 नेशन के क्वाड मेंबर्स की। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए के हेड ऑफ स्टेट्स बैठे और यहाँ पे उन्होंने बैठ के ये रिफर्म किया है कि भाई ये जो इंडो पैसिफिक का इलाका है ये एक्सेसिबल रहेगा, डायनेमिक रहेगा एंड इट विल बी गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे बेड रॉक प्रिंसिपल जैसे कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाएगा, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा डिस्प्यूट्स का, कोअर्शन फ्री ये रीजन होगा और साफ साफ यहाँ पे चाइना को बिना नाम लिए एक सिग्नल भेजा गया है कि आप ये जो अपनी मसल्स फ्लेक्स कर रहे हो ना, आप ये जो अपनी दादागिरी दिखा रहे हो ना इस रीजन में, ये ज्यादा चल नहीं पाएगी। यहाँ पे लीडर्स ने कह सकते हैं कंबाइंड स्टेटमेंट इशू किया टू स्ट्रेंथन आवर क्वेस्ट फॉर द रीजन दैट इज ओपन एंड फ्री। We have agreed to partner to address the challenges presented by new technologies and collaborate to set the norms and standards that govern the innovations of the future. फिर यहाँ पे क्वाड के लीडर्स ने ये भी वाउ किया है कि we will strive for a free, open and inclusive region unrestrained by coercion। मतलब कि हम एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव रीजन को बनाएंगे जहां पे कोवर्जन के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। फिर ये बोला गया कि इंडो पैसिफिक को एक्सेसिबल बनाया जाएगा, डायनेमिक बनाया जाएगा और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि इंटरनेशनल लॉ और बेड रॉक प्रिंसिपल्स यहाँ पे लगे। वही कोअर्शन वाला डायलॉग जो मैंने आपको पहले बताया। मेन बात यहाँ पे ये है कि चाइना के व्यू पॉइंट्स क्या है। वैसे तो लीडर्स ने साफ साफ ये बोला है कि क्वाड एक मिलिट्री ग्रुपिंग नहीं है, इसका मिलिट्री डायमेंशन कम है, जितना दिख रहा है उतना नहीं है। लेकिन चाइना ने ये बोला है कि ये जो क्वाड है इट इज एन इमर्जिंग एशियन नाटो। ये एक इमर्जिंग एशियन नाटो है और नाटो आपको पता है कि एक मिलिट्री अलायंस है। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन कंट्रीज पे, यानी ये 4 कंट्रीज जो क्वाड के मेंबर हैं, इनको बोलते हुए बोला कि आप इनक्लोज्ड स्मॉल क्लिकेज बनाना बंद करिए। अगर आप इस स्मॉल क्लिकेज बनाओगे तो कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट इंटरनेशनल ऑर्डर है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप पीस को खत्म कर दोगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रही चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सचेंजेस एंड कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज शुड हेल्प एक्सपेंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग or harming the interest of third parties. Certain countries should shake off their cold war mentality and ideological prejudice। ये यूएसए की बात कर रहे हैं कि अपनी कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को छोड़ दो, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइस को छोड़ दो, ये छोटे छोटे क्लोज्ड और स्मॉल सर्कल्स बनाना छोड़ दो, सॉलिडेरिटी और कोऑपरेशन करो रीजनल कंट्रीज के साथ, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। ये छोटे छोटे क्लिचेस बना के आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। तो कुल मिला के जितना यूएसए थोड़ा बहुत वोकल होने की कोशिश करता है उससे ज्यादा चाइना वोकल हो जाता है। मतलब चाइना खुलेआम बोलता है कि भाई हम तो तुमको इस चीज में अपोज करेंगे, तुम कर क्या लोगे। क्वाड के किसी भी मेंबर ने सीधे सीधे चाइना का नाम तक नहीं लिया है। क्वाड के मेंबर्स ने बस इतना बोला है कि इंडो पैसिफिक ओपन रहे, फ्री रहे, डायनेमिक रहे, किसी भी प्रकार का कोअर्शन ना रहे। तो चाइना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली बात करने की बजाय ये बोल रहा है कि ये जो क्वाड है ये एक इमर्जिंग एशियन नाटो है और ये इंटरनेशनल पीस को बिगाड़ सकता है, ये छोटे छोटे क्लिचेस बनाने छोड़ दो। मतलब कि यूएसए थोड़ा सा भी दबंग होगा तो चाइना उससे ज्यादा दबंग हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब यही निकल के आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट इन्फॉर्म्स एलआईसी इज नॉट गेटिंग प्राइवेटाइज्ड। गवर्नमेंट ने अभी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का जवाब देते हुए बोला है कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे अनुराग ठाकुर जी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, क्वेश्चन आवर के दौरान लोकसभा में। इन्होंने ये बोला कि जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने वाली बात की जा रही है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, ये हम ट्रांसपेरेंसी और वैल्यूएशन को और अच्छा करने के लिए ला रहे हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता क्या है, बेसिकली दिस इज स्टॉक मार्केट लॉन्च। देखिए 2 मार्केट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। जब किसी एक कंपनी के शेयर्स पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए जाते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में लिस्ट किए जाते हैं, इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और एक बार वो प्राइमरी मार्केट में बिक गए, प्राइमरी मार्केट में बिकने के बाद जब उनको स्टॉक मार्केट पे ट्रेड किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, पंजाब नेशनल बैंक्स के, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के, आईओसीएल के अगर शेयर्स को खरीदते हो स्टॉक मार्केट में तो आप उनके शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में खरीद रहे हो, चूंकि उनका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पहले ही हो चुका है। तो यही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहां पे हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स को प्राइमरी मार्केट पे लिस्ट किया जा रहा है, यानी अब रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा डाल के इन शेयर्स को खरीद सकते हो। जितने भी शेयर्स आप खरीदोगे एलआईसी में, उतनी ही आप एलआईसी की ओनरशिप को खरीदोगे। अब देखा जाए तो
दोस्तों ये जो आईपीओ का स्टेप है, मैं अगर आपको बताऊं एलआईसी के रिस्पेक्ट में, ये स्टेप बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए अक्सर कर देखिए कोल इंडिया का जब डिसइन्वेस्टमेंट हुआ या किसी और सरकारी कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सरकार बोलती है कि तुम इस डिसइन्वेस्टमेंट में शेयर खरीद लो। अब सोचिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट की कंपनी है, कोल इंडिया लिमिटेड और बाकी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज भी गवर्नमेंट की कंपनीज है। अभी सरकार एलआईसी से बोलती है कि तुम दूसरी सरकारी कंपनी के शेयर खरीद लो, और एलआईसी फिर सरकार को पैसा देती है शेयर खरीदने का। तो ये तो मजाक है ना। मतलब सरकार एक सरकारी कंपनी को ही दूसरी सरकारी कंपनी के हाथों बिकवा रही है और उसका पैसा ले रही है, तो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसका आईपीओ निकलवा दो। आईपीओ निकलवाने से क्या होगा कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी यहां पे आएंगे, ठीक है, मेरे और आपकी जैसे रिटेल लोग भी एलआईसी के शेयर्स खरीदेंगे, तो फिर शेयर होल्डर की भी बात सुनी जाएगी। जब शेयर्स बिकेंगे ना एलआईसी के, हालांकि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर सरकारी रहने वाली है, बट सरकार फिर अपने मन मुताबिक कुछ नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात भी सुनी जाएगी। सिर्फ सरकार का सेंटीमेंट से काम नहीं चलेगा, पब्लिक सेंटीमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर आपको एलआईसी का आईपीओ करवाना है तो इसके लिए किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम पता है ना क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम स्टॉक ट्रेडिंग का नहीं होता है, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या होता है? कल की डेट में आप आईएम अहमदाबाद से करके न्यूयॉर्क में या बैंगलोर में या मुंबई में किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में पोस्ट होते हो, तो आप क्या करोगे? आप इस प्रकार के आईपीओ पे काम करोगे। एक आईपीओ को एग्जीक्यूट करने में साल 1.5 साल लग जाता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर शुरू सुबह से लेकर शाम तक 14-14 घंटे एक दिन में काम करता है। और ये लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ कैसे कराया जाए, शेयर्स कितने रुपए में मार्केट में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इतने रुपए में मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए तो इतना पैसा निकल के आ सकता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो किसी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को यह काम दिया जाता है आईपीओ कंडक्ट करवाने का, ठीक है भाई। फिर ये जो बैंक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यही इस बात का अरेंजमेंट भी करते हैं कि इन शेयर्स को कौन से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा। क्या एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाएगा, ये सब काम करते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और आईपीओ में होता क्या कि प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, अभी के लिए आप समझ सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को सरकार ओन कर रही है, तो प्राइवेटली ओन किस हिसाब से होगा कि भाई सरकार के पास एलआईसी की ओनरशिप है। जब एक कंपनी के शेयर्स आप मार्केट्स में फ्लोट करते हो तो वो पब्लिक कंपनी में बदल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब उसके शेयर्स को पब्लिक ने भी खरीद रखा है, ठीक है भाई। तो ये चीज है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो एक गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 को थ्रू लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उस समय पे पूरे देश में नेशनलाइज कर दिया गया था। और ये जो एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था गवर्नमेंट ओन्ड, ये उस समय की 245 इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट सोसाइटीज को मिला के बनाया गया था। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। मेरी इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बाकी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और बाकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं देता, तो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बात करते हैं। इंडिया 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। इंडिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है। फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो 7-8 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स $500 बिलियन से ज्यादा हो गए। इस वीडियो में मैंने आपको यह भी समझाया था कि फॉरेक्स रिजर्व्स एक देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इन फॉरेक्स रिजर्व्स को एक्यूमुलेट कैसे किया जाता है। तो आप फॉरेक्स रिजर्व मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ जब यूट्यूब में सर्च मारेंगे ना, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार देखिए जाके, ठीक है। यहाँ पे राइट्स इश्यूज टू शेयर होल्डर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस वाली भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इश्यूज को मैंने समझाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के कंसेप्ट्स को समझाने वाली वीडियोस हैं। समय लगे तो इन वीडियोस को देख लीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ जानने को मिलेगा। इनफैक्ट फॉरेक्स रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये तो देखिए आपको पता चल ही जाएगी। अब न्यूज देखते हैं क्या है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। दूसरे नंबर पे जापान के पास, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड के पास, चौथे नंबर पे पहले रशिया के पास थे, लेकिन अब रशिया को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, और इंडिया अब चौथे नंबर का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन गया है। इंडिया की जो फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स है ना,
5 मार्च को ये 4.3 बिलियन डॉलर गिर के 580.3 बिलियन डॉलर्स पे आ गई थी। लेकिन रशिया की जो फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स थी वो 580.1 बिलियन डॉलर पे थी। तो कहीं ना कहीं रशिया से आगे निकल गया इंडिया, ठीक है ना। तो भाई गिरी इंडिया की भी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, बट रशिया के भी फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। रशिया के फॉरेक्स रिजर्व्स ज्यादा गिरे तो इंडिया चौथे नंबर पे आ गया फॉरेक्स रिजर्व्स के ब्रैकेट में। अभी के लिए इंडिया के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इससे इंडिया 18 महीने के इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता है। ये फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे इतने पॉजिटिव में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जा रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। आपको नहीं समझ में आया कि ये 3 चीजें मैंने क्या बोली? इस वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारी फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं तो इसके हमको फायदे क्या क्या होते हैं? देखिए, क्रेडिट रेटिंग कंपनीज दुनिया भर की क्या करती हैं? हमारे बॉन्ड मार्केट को, हमारे स्टॉक मार्केट को रेटिंग देती हैं। अगर ये क्रेडिट रेटिंग्स हमारे मार्केट्स को अच्छी रेटिंग देती हैं तो बाहर का पैसा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी इकोनॉमी में ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे आके। तो ऐसे केसेस में जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा हैं तो इस बात के ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाहर की क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हमको ज्यादा अच्छी रेटिंग देंगे। तो भले ही इंडिया में डेप्ट बढ़ रहा है, भले ही इंडिया का फिस्कल आउटलुक थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहा है, भले ही 20-21 में हमारी इकोनॉमी काफी नीचे गई है और 2021-22 में उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगी, उसके बावजूद भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा हैं। ये एक पर्टिकुलर फैक्टर हमें इस बात में मदद करेगा कि हमको अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स मिल जाएंगी इंटरनेशनल रेटिंग इंस्टीट्यूट से। फिर 2020 में कुछ इवेंट्स ऐसे भी हुए जिसके चलते हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। आरबीआई ने 88 बिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शंस किए हैं स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में। अब आप बोलोगे कि ये स्पॉट फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? फॉरेक्स मार्केट ऑब्वियस ही बात है फॉरेन करेंसीज में डील करेगा। तो एक करेंसी को अगर दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको एक्सचेंज करना है ट्रेडिंग के टर्म्स में, अगर आपको खर्च करने के लिए एक्सचेंज करना है कि आप यूएस घूमने जा रहे हो, आपको डॉलर चाहिए, तो एक अलग बात है। तो दो तरीके हैं कि आप किसी डेजिग्नेटेड करेंसी कन्वर्टर के पास जाके यूएस डॉलर्स ले लो, या फिर अपना इंटरनेशनल डेबिट कार्ड लेके जाओ यूएसए में और वहां पे अकाउंट से पैसा निकाल लो किसी बैंक से। दूसरा, अगर आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करते हो, जैसे स्टॉक मार्केट्स में शेयर की ट्रेडिंग होती है ना, फॉरेक्स मार्केट्स में फॉरेन करेंसी पे बेस्ड जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट्स होते हैं अलग अलग करेंसी के, उसमें ट्रेडिंग होती है। तो वहां पे फॉरेक्स एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जो हम जैसे लोग हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो उतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ लोग होते होंगे जिनको शौक होता होगा। अब हुआ यहां पे ये है कि देखिए, इसी स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में आरबीआई ने 88 बिलियन डॉलर्स के यूएस डॉलर खरीद लिए। और जब आप 88 बिलियन डॉलर्स की यूएस डॉलर खरीदोगे तो उतना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मनी आपको उस फॉरेक्स एक्सचेंज को देना पड़ेगा। तो मनी की जो सप्लाई है मार्केट में वो बढ़ जाएगी। जब मनी की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी तो मनी की वैल्यू गिरने लगेगी। समझ गया बात को? होता है ना कि भाई प्याज अगर 1000 किलो की बजाय 10,000 किलो आ जाए मार्केट में, तो ऑब्वियस ही बात है जो प्याज पहले 50 रुपए प्रति केजी में बिक रहा था वो हो सकता है 30 रुपए प्रति केजी में बिकने लगे, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है मार्केट में। सप्लाई डिमांड का सिंपल नियम। उसी प्रकार से 88 बिलियन डॉलर के डॉलर अगर आरबीआई ने खरीद के अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल दिए तो आरबीआई को 88 बिलियन डॉलर की इक्विवेलेंट जो मनी है वो उस फॉरेक्स रिजर्व को देना पड़ेगा। तो मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी, रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी मतलब रुपी। तो 88 बिलियन डॉलर्स खरीद लिए अगर आरबीआई ने, तो 88 बिलियन डॉलर्स के बदले में जो रुपी है वो दिया, वो रुपी मार्केट में पहुंचा, मार्केट में रुपी की सप्लाई बढ़ गई, मार्केट में जब रुपी की सप्लाई बढ़ गई तो मार्केट में रुपी की वैल्यू थोड़ी घट जाएगी। इसीलिए रुपी की परफॉर्मेंस वर्स्ट मानी गई है एशिया की मेजर करेंसी में। रिसेंटली आपने 2020 में देखा था कि रुपी 1 डॉलर के अगेंस्ट 75 रुपए तक पहुंच गया था, अभी तो 73 रुपए के लगभग चल रहा है। तो यूएस ट्रेजरी ने बोला कि भाई इंडियन रुपी को वॉच लिस्ट में रखो, इंडिया में करेंसी मैनिपुलेशन लग हो रहा है। इस प्रकार के थोड़े बहुत इल्जाम तो लगते ही रहते हैं इंडिया के ऊपर। समझ गए? तो ये डीलिंग्स है पूरी। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब कि वो फॉरेन करेंसी जो एक देश की सेंट्रल बैंक अपने पास रखे। तो हमारी आरबीआई के पास कितनी चाइनीज रेनमिनबी है, कितनी जापानीज येन है, कितने यूरोस हैं, कितने पाउंड से, कितने यूएस डॉलर्स हैं, और बाकी जितनी भी दिरहम हो, आपकी फ्रैंक हो, कितनी भी दूसरी भर की दूसरी कंट्रीज की जो करेंसी है, उस करेंसी का पूरा जो जत्था है जो हमारे आरबीआई के पास रहता है, उसको आप फॉरेन करेंसी बोलते हो या बोलते हो हमारा फॉरेक्स रिजर्व। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व की अगर आप बात करो तो इसमें करेंसी के साथ साथ फॉरेन बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी काउंट किया जाता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखने वाली कंट्री है चाइना, चौथे नंबर पे आ गई है इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व्स के रिस्पेक्ट में एक और बात बोली जाती है कि किसी एक कंट्री के पास जो फॉरेक्स रिजर्व में पैसा है वो किसी दूसरे देश की करेंसी का होना चाहिए,
ना कि अपनी खुद की करेंसी का। ठीक है भाई, तो ये बातें हैं यहाँ पे। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये चीज आपको काम आएगी। मुझे पता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स की इंट्रिकेसीज में, बैलेंस ऑफ पेमेंट की इंट्रिकेसीज में यहाँ पे नहीं घुस रहा हूँ। उसका रीजन है कि मुझे जो करंट अफेयर्स हैं वो लगभग 20 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। मैं डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। मैं जितनी सिंपल भाषा से आपको चीजें बता सकता हूँ उतनी बता रहा हूँ। साथ साथ मैं वीडियो के रेफरेंसेस देता रहता हूँ जो कि रिलेटेड कंसेप्ट्स में आपकी मदद करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस वीडियो को जाकर देख लें। मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर किसी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस टॉपिक को मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में जरूर सर्च मारिए। हो सकता है मैंने रेलेवेंट वीडियो बना रखी हो, क्योंकि मैं 2500 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं। मैं खुद भूल चुका हूं कि मैं कितनी वीडियोस बना चुका हूं। तो अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप सर्च कर लो, इस हिसाब से हो सकता है कि वो वीडियो जो आप ढूंढ रहे हो वो मैंने बना रखी हो। जैसे कि अभी इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे काम करती है, मैं खुद भूल गया था कि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप एक बार सर्च मार लेना। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट पैनल फॉर स्टडिंग सरस्वती रिवर। ठीक है भाई, सरकार ने एक एडवाइजरी कमेटी फिर से अभी बनाई है टू स्टडी द मिथिकल सरस्वती रिवर ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। एक और पैनल बनाया गया था पिछली बार 2017 में, जिसका जो टेन्योर था 2019 में खत्म हो गया था। फिर से एक एडवाइजरी कमेटी बना दी गई। क्या करेगी वो? जो मिथिकल एंशिएंट सरस्वती नदी थी जिसके बारे में ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रिसेंटली 10 मार्च को एक नोटिफिकेशन इशू किया और बोला कि दैट देयर विल बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ रिवर सरस्वती। मतलब सरस्वती नदी की मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हो, इसके ऊपर एक एडवाइजरी कमेटी फिर से बनाई गई है। 28 दिसंबर 2017 को पहली एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसका टेन्योर 2 साल बाद पूरा हो गया 2019 में। उसके बाद अब ये दूसरी कमेटी बन रही है। इस कमेटी में होगा कौन? इस कमेटी को चेयर करेंगे कल्चर मिनिस्टर ऑफ कल्चर के, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो मिनिस्टर है। फिर इसमें कल्चर, टूरिज्म, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स भी होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल्स भी होंगे। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के ऑफिशियल्स भी होंगे। ये बोला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स तो होंगे ही होंगे। यहां पे गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के ऑफिशियल्स को क्यों इंक्लूड किया गया? रीजन ये है कि ये जो एंशिएंट वैदिक रिवर है, ऐसा बोला जाता है कि उस समय के राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के इलाकों में बहा करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, इस स्टेट के ऑफिशियल्स को तो यहाँ पे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 2017 का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें कमेटी को क्या आप कह सकते हो मैंडेट दिया गया था। 2017 में जो कमेटी बनी थी उसको मैंडेट दिया गया था आइडेंटिफाइंग स्पेशल आइटम्स ऑफ जियोटेक्निकल नेचर for study of Saraswati Basin and to suggest names of competent agencies, individuals, and identifying archaeological sites and areas for multidisciplinary research and assess their potential for development as centers for education and tourism। कुल मिला के सरस्वती का बेसिन कहाँ पे था, प्लस ये सरस्वती का बेसिन कहाँ पे था, और इस बेसिन के हिसाब से कुछ की लैंडफॉर्म्स को पता करना, और फिर उन लैंडफॉर्म्स को आसपास के किसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से रिसर्च के लिए एक प्रॉपर फील्ड में कन्वर्ट करना, या टूरिज्म या एजुकेशन के लिए प्रॉपर फील्ड में कन्वर्ट करना, ये टास्क दिया गया था 2017 की कमेटी को। यानी 2017 की कमेटी सबसे पहले तो क्या पता करेगी कि सरस्वती नदी बहती कहां थी, और उसको पता करने के लिए ऑब्वियस सी बात है लोकल लेवल के प्लेयर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लोकल लेवल के कॉम्पीटिंग एजेंसीज और इंडिविजुअल्स का यूज किया जाएगा, उनसे मदद ली जाएगी, और फिर उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां पे रिवर्स बहती थी, और फिर उन आर्कियोलॉजिकल साइट्स को टूरिज्म में, एजुकेशन के सोर्स में बदलने की कोशिश की जाएगी। सरस्वती नदी पर यहां पे इतना फोकस क्यों डाला जा रहा है? देखिए, सरस्वती रवि नदी ऋग्वेदिक रिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी। लेटर वैदिक एरा में और वैदिक टेक्स्ट में भी ये जो सरस्वती नदी है इसका काफी नाम आया है। जो बुक 6 है ऋग्वेदा की, उसमें एक हिम्न है नदी स्तुति सुक्त। इसमें सरस्वती नदी को एज परफेक्ट मदर, अनसरपास्ड रिवर और सुप्रीम गॉडेस दिखाया गया है। 6000 से लेकर 4000 बीसी के टाइम पीरियड में 2000 सालों के लिए ये सरस्वती नदी एक ग्रेट रिवर की तरह बहा करती थी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर, और जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट में न्यूज काम आएगी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ज्यादा काम की है ये न्यूज। फिर नेक्स्ट न्यूज है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंटर सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू सेंटर। इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल, तो भाई अभी क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक सेल बनाई थी जिसका नाम है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल। इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल का काम क्या था? देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स,
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो रिपोर्ट है ना, इंडिया की बड़ी बुराई करती है। पहले हम लोग जानते हैं कि ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है। इसको रिलीज करता है पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, जिसको आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर भी बोलते हो। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्यूमेंट करता है दुनिया भर में जर्नलिस्ट के खिलाफ जो अटैक हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाले गए इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यह बोला गया कि 180 कंट्रीज में इंडिया 142 नंबर पे आता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। यानी इंडिया की हालात बहुत खराब है। कहीं ना कहीं हमारे देश के जर्नलिस्ट पे अटैक किया जाता है, जर्नलिस्ट को सेडिशन से चार्ज किया जाता है, उनके खिलाफ उल्टे सीधे नियम कानून लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेस फ्रीडम में इंडिया पीछे है। तो इस रिपोर्ट के आधार पे हमारी सरकार ने सोचा कि एक काम करते हैं, इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल बनाते हैं। और ये इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल किसने बनाई? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल का काम क्या था कि भाई आप हमको ये बताओ कि हम अपने देश में प्रेस की फ्रीडम को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल में कौन कौन था? डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑफिशियल्स फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एंड द मतलब ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के ऑफिशियल्स, प्रेस फैसिलिटेशन यूनिट के ऑफिशियल्स, फिर सेक्रेटरी ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ नीति आयोग। ये सब आते थे आपके इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल में। इस इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल ने रिसेंटली अपनी रिपोर्ट सबमिट की और जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की तब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पी साईनाथ ने अपना डिसेंटिंग नोट यहां पे पब्लिश किया। और इस डिसेंटिंग नोट में पी साईनाथ ने यह बोला कि डेमोक्रेसी में जर्नलिस्ट की फ्रीडम और प्रेस की फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पी साईनाथ के शब्द है ये, आज की डेट में जर्नलिस्ट को सेडिशन लॉ के अंदर दबाया जा रहा है, सेक्शन 124 ए ऑफ इंडियन पिनल कोड और बहुत तरीके के अलग अलग कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जर्नलिस्ट को चार्ज किया जा रहा है। ये सही नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। तो यहां पे बेसिकली ये जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है, इस इंफॉर्मेशन को आप किस प्रकार से यूज करोगे? अगर सरकार के रिस्पेक्ट में आपसे कोई सवाल पूछा जाए या प्रेस फ्रीडम के रिस्पेक्ट में आपसे सवाल पूछा जाए या मीडिया इंडिपेंडेंस के रिस्पेक्ट में आपसे कोई सवाल पूछा जाता है मेंस में या ऐसे में कहीं पे भी, तो आप ये बोल सकते हो, सबसे पहले तो आप इस हिसाब से बता सकते हो कि इंडियाज परफॉर्मेंस इन जर्नलिस्ट एंड प्रेस फ्रीडम इज क्वाइट ब्लीक एज Reporters Without Border, which is a non-profit organization named Reporters Sans Frontières, it documents that India ranks 142 of 180 countries in annual Press Freedom Index report published on 22nd April 2020. In response to it, Information and Broadcasting Ministry appointed Index Monitoring Cell, which was to advise on the state of press freedom in India and how to improve the parameters of press freedom in India. इस तरीके से करके 3-4 लाइन अगर आप अपने आंसर में लिखते हो ना, कुछ एक एक्स्ट्रा इंपैक्ट आ सकता है आपके नंबरों में। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में ये न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज, फायर इन शेत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। शेत्रुंजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो कि गुजरात में है, एशियाटिक लॉयंस का एक हैबिटेट है, भावनगर टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीजन में आता है। यहाँ पे 200 हेक्टेयर्स के आसपास के इलाके में एक आग लग गई। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने संडे को इस आग को कंट्रोल भी कर लिया। ये जो आग लगी थी, फॉरेस्ट डिवीजन के लोगों का बोलना है कि रेवेन्यू एरिया ऑफ कंजरदा विलेज ऑफ पलिताना तालुका में लगी थी, जो कि शेत्रुंजय दुंगा रिजर्व फॉरेस्ट के बिल्कुल बगल में है। ये जो पलिताना सिटी है, ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये जो हिल्स है जहां पे आग लगी है, दे आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर शेत्रुंजी। और रिवर शेत्रुंजी के बगल में जो हिल है, इनको जैन धर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इन रिवर्स की हाइट लगभग 164, इन हिल्स की हाइट लगभग 164 फीट है, 164 फीट। और ये कुछ ऐसे हिल्स हैं जहां बहुत सारे जैन टेम्पल्स पाए जाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे जैन टेम्पल्स ग्वालियर, माउंट आबू, बिहार और गिरनर के आसपास जो हिल्स हैं वहां पे भी पाए जाते हैं। ये जो हिल्स हैं गुजरात वाले, इनके साउथ में गल्फ ऑफ खम्बत आता है और नॉर्थ में भावनगर नाम का शहर आता है। ये जो शेत्रुंजय के पास जो सैक्रेड हिल्स हैं, इसमें 865 165 जैन टेम्पल्स पाए जाते हैं। ऐसा बोला गया है कि इन हिल्स की रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि यहाँ पे ऋषभ ने अपना पहला सरमन दिया था। ऋषभ कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ठीक है भाई। और इस हिल्स की एंशिएंट हिस्ट्री में पुंडरीका स्वामी भी आ जाते हैं। पुंडरीका स्वामी एक चीफ गंधरा थे और ग्रैंडसन थे ऋषभ के। ठीक है भाई। ऐसा बोला जा रहा है कि स्वामी जी को, पुंडरीका स्वामी जी को निर्वाण और मोक्ष इस हिल पे मिला था। पुंडरीका स्वामी जो कि गनाधरा थे, ऋषभ के ग्रैंडसन थे, ये जैनिज्म के साथ रिलेटेड है।
ऋषभ खुद पहले तीर्थंकर जैनिज्म के साथ रिलेटेड हैं, तो ऋषभ और पुंडरीका स्वामी ये जो कुछ नाम है ना, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि जैन धर्म से रिलेटेड इन नामों को या किसी और इंफॉर्मेशन को पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में। शत्रुंजी रिवर की बात की जाए तो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट ऑफ गिर हिल्स से निकलती है, लेंथ है 227 किलोमीटर। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट तो नहीं है, ठीक है, आप करंट इवेंट्स में इसको काउंट कर सकते हो। आज की फाइनल न्यूज, यूएस बिकम्स इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। देखिए भैया, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया। पहले सऊदी अरेबिया था, लेकिन अब सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पर पहुंच गया, यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे आ गया, नंबर 1 पे इराक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स एलाइट्स, जिसको ओपेक प्लस बोला जाता है, इस ओपेक प्लस ने अपनी प्रोडक्शन को कम कर दिया। अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया मतलब सप्लाई कट की है। सप्लाई कट के चलते इनका तेल मार्केट में कम हो गया। इनका तेल मार्केट में कम हो गया तो उस तेल के दाम बढ़ जाएंगे। अभी तेल के दाम बढ़ जाएंगे तो क्या इंडिया इंपोर्ट करेगा? नहीं, इंडिया वहां से इंपोर्ट करेगा जहां से सस्ता तेल मिल रहा है। यूएस का तेल सस्ता मिला तो इंडिया ने यूएस से बहुत तेल इंपोर्ट किया। अभी के लिए दुनिया का सबसे बड़ा तेल का निर्माता यूएस है। इंडिया ने 48% तेल ज्यादा प्रोक्योर किया है यूएसए से। फरवरी में पर डे इंडिया ने 5,45,300 बैरल तेल इंपोर्ट किया है यूएसए से, ठीक है। ओवरऑल फरवरी में जितना भी इंपोर्ट हुआ इंडिया में, उसका 14% तो यूएसए से आया है, ठीक है। सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट जनवरी के रिस्पेक्ट में 42% कम हो गया है, और पिछले महीने फरवरी में सऊदी अरेबिया से पर डे 4,45,200 4,45,200 बिलियन बैरल्स, ठीक है, बैरल्स पर डे ऑयल इंपोर्ट किया है इंडिया ने। तो अभी के लिए सऊदी अरेबिया से चौथे नंबर का सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऑयल, यूएसए दूसरे नंबर पे, नंबर 1 पे इराक। इराक का तेल भी हम लोग 23% कम खरीद रहे हैं, लेकिन इराक अभी भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का इंडिया को। इंडिया सबसे ज्यादा तेल फरवरी के महीने में इराक से इंपोर्ट करा था, लगभग 8,67,500 बैरल्स पर डे। तो सबसे ज्यादा तेल इराक से आ रहा है फरवरी में। यूएसए दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा तेल इंडिया में भेज रहा है। चौथे नंबर पे कौन है? सऊदी अरेबिया है। आपसे एक सवाल है, तीसरे नंबर पे वो कौन सी कंट्री है जिससे सबसे ज्यादा तेल खरीदा है इंडिया ने फरवरी के महीने में? ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, कुछ दिन पहले हमारे एक मिनिस्टर ने एक अपील भी जारी की थी ओपेक नेशन से कि भाई आप अपने तेल की सप्लाई कट्स को मत कम करिए, डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए तेल की जरूरत है, अगर आप तेल की सप्लाई कम कर दोगे तो दाम बढ़ जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसका एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग जवाब मिला था ओपेक के एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से। किसको? इंडिया को, सऊदी अरेबिया के एनर्जी मिनिस्टर की तरफ से। तो ऑब्वियसली बात है, इंडिया ने अब यूएस से तेल ज्यादा इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। इंटरनेशनल रिलेशन जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेस करंट अफेयर्स दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और थोड़ा लंबा हो गया था क्योंकि न्यूज थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ी ज्यादा एनालिटिकल थी, बट आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ। अपने व्यू पॉइंट्स हमेशा दिया करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करा करिए। लाइक तो हर कोई दबाया करो भाई, 2,500-3,000 लोग वीडियो देखते हो, लाइक का बटन केवल 400-500 लोग दबाते हो, क्या जाएगा आपका लाइक का बटन दबाने में। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।